गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे गणित शिक्षण में विधि क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है। आज अपन देखेंगे एक आदर्श शिक्षण विधि है वो क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, और एक शिक्षण विधि एक अच्छी शिक्षण विधि कब कहलाएगी। तो इसको हम ऐसे जानते हैं कि एक शिक्षक कक्षा में जब शिक्षण कार्य करवा रहा है तो वो उस कार्य को सफल बनाने के लिए, बच्चों में अधिगमित करने के लिए वो विभिन्न प्रकार की सामग्रियों, उपकरणों को प्रयोग में लेता है। इन्हें सम्मिलित रूप से हम विधि कहते हैं। किसी कार्य को करने का तरीका, शिक्षण को करने का तरीका, वो क्या कहलाएगा? शिक्षण विधि। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। शिक्षण विधि की विशेषताएं क्या है? कैसे शिक्षण विधि आदर्श। एक शिक्षण विधि आदर्श कब कहलाएगी? जब वह विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में सहायक हो। अर्थात शिक्षण विधि ऐसी हो जो बालकों में उस विषय का डर निकाले और उसके प्रति रुचि उत्पन्न करे। कैसे रुचि उत्पन्न करेगी? जब पर्याप्त मात्रा में अच्छे संसाधन शिक्षक बच्चों को उपलब्ध करवाएगा और उसको अधिगम में बालकों को आसानी होगी। जब किसी प्रकरण को बालक आसानी से सीख पाता है, समझ पाता है, उस स्थिति में विधि क्या होगी? अच्छी शिक्षण विधि होगी। अर्थात उस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराने में सहायक हो। जनरली प्राइमरी कक्षाओं की बात करें तो बच्चा जो है करके सीखना या खेल विधि में ज्यादा सक्रिय रहता है, तो बालकों को आपको ऐसी स्थिति में खेल विधि से शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। उस स्थिति में खेल विधि क्या होगी? वहां आदर्श शिक्षण विधि होगी। दूसरी क्या है? क्रियाशीलता पर आधारित हो। शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? वो क्रियाशीलता पर आधारित हो। जैसा मैंने बताया खेल विधि से। अब किसी प्रकरण को बच्चों को आपको पढ़ाना है, मान लीजिए आपको बच्चों को बताना है कि संख्याओं का ज्ञान, तो आप बच्चों को खेल खिला सकते हो। सभी बच्चों का एक गोल घेरा बना दिया और ज्ञानेंद्रियों का भी विकास होगा इस खेल में। गोल घेरा बना दिया और उन्हें गोल गोल घूमने के लिए कहा जाता है। गोल गोल घूमते हैं और फिर टीचर एक संख्या उच्चारित करता है। जैसे उसने कहा 4, तो 4 कहेगा तो 4 बच्चे समूह बना लेंगे, 4 बच्चों के समूह बन जाएंगे। तो आप देखेंगे कि अगर बच्चा 4 बच्चों का समूह बना पा रहा है, इसका मतलब उससे संख्या का ज्ञान हो रहा है। 2 बोला, 2 का समूह बनाया तो संख्याओं का ज्ञान हो रहा है। खेल विधि है, बच्चे क्रियाशील भी है। क्यों? जितना बच्चा एक्टिव होगा, क्रियाशील होगा, वो उस चीज को जल्दी अधिगमित करेगा। तीसरी आती है मनोवैज्ञानिकता। शिक्षण विधि जब भी एक शिक्षक काम में लेता है तो उसे बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। वो मनोवैज्ञानिकता के आधार पर होती है, सामाजिकता के आधार पर होती है। अब मनोवैज्ञानिकता में क्या बात आती है? बालक का स्तर, उसकी आयु, उसकी मानसिक योग्यता, इन सब चीजों की, उसके संवेगों की, इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखकर शिक्षण विधि को काम में लिया जाता है। शिक्षक बालकों को ध्यान में रखकर शिक्षण विधि प्रयुक्त करता है, न कि अपनी सुविधा से। कि विद्यार्थी को अधिगम कैसे होगा, विद्यार्थी ज्ञान अर्जन कैसे करेगा, उस शिक्षण विधि को काम में लिया जाता है। अगली बात आती है विषय शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। आपको बताया जब भी कोई कार्य किया जाता है बिना उद्देश्यों के वो काम नहीं होता। उद्देश्यों को निर्धारण पहले होता है। वैसे ही कक्ष में जाने से पहले शिक्षक जो है अपनी एक पाठ्य योजना तैयार करता है और विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करता है। ये शैक्षिक उद्देश्य जो है ज्ञानात्मक पक्ष के होते हैं, ये शैक्षिक उद्देश्य भावात्मक पक्ष के होते हैं, और ये शैक्षिक उद्देश्य जो है क्रियात्मक पक्ष के होते हैं, जिन्हें हम ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़ेंगे। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, इन पक्षों के आधार पर शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, जिनको ध्यान में रखकर ही शिक्षक जो है शिक्षण विधि का चयन करता है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था खेल विधि का। खेल विधि में ज्ञान भी हो रहा है, ठीक है, संख्याओं का घेरे बना के अपने खेल खिलवाया था बच्चों को। और भावात्मक पक्ष, उनकी भावना जागृत हो रही है, एक दूसरे से सहयोग की। क्रियात्मक पक्ष, वो क्रिया कर रहा है, इसीलिए तो वो सीख पा रहा है। ध्यान देना, क्रिया कर रहा है इसीलिए तो वो सीख पा रहा है। फिर आगे बात आती है व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक। एक अच्छी, एक आदर्श शिक्षण विधि कब होगी? जब वो सर्वांगीण विकास करेगी बच्चों का, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, इन सब विकास को वो करने में सफल होती है, तभी वो शिक्षण विधि क्या कहलाती है? आदर्श शिक्षण विधि कहलाती है।
तो शिक्षक को शिक्षण विधि का चयन करते समय यह भी जानना है कि ये विधि बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक है या नहीं है। अब इसको एक दूसरी तरीके से अपन समझते हैं, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे गणित शिक्षण की विधियों में आगमन निगमन विधि, अपन पढ़ेंगे विश्लेषण संश्लेषण विधि, प्राइमरी कक्षाओं के लिए खेल विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रायोजन विधि, ये सारी विधि गणित शिक्षण में है। तो आगमन विधि की अगर अपन बात करें तो आगमन विधि जो है तथ्यों से उदाहरणों से सूत्र की स्थापना करती है। आपके पास सूत्र नहीं है, आपके पास तथ्य है, उदाहरण है, उनसे आप नए एक सूत्र की स्थापना करते हो, तो वो आगमन विधि है। वो तो एक प्राइमरी कक्षाओं में अगर आप काम में लेते हो तो बच्चों को सूत्र की स्थापना करवाने बताते हो, वहां तक तो ठीक है, लेकिन बड़ी कक्षा में अगर आप इस आगमन विधि को काम में लेते हो तो वहां कोर्स ही नहीं हो पाएगा। सूत्र पहले से बच्चों को याद है, तो वहां आगमन विधि काम में लेना उचित नहीं है। वहां कौन सी विधि लगती है? निगमन विधि। ध्यान देना, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। आगे है सामाजिक गुणों का विकास। आपको बता दो, अपनी जो पाठ्यचर्या होती है वो किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती। पाठ्यचर्या में सामाजिक, राष्ट्रिक आकांक्षाओं, बच्चों का स्तर, समाज क्या चाहता है, राष्ट्र क्या चाहता है, क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है, परंपराएं क्या चाहती है, संस्कृति क्या चाहती है, इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो सामाजिक गुणों का विकास करने ऐसी विधि भी आपको काम में लेनी है जिससे बच्चा सामाजिकता सीखे। खेल विधि से सामाजिकता सीखता है। प्राइमरी कक्षाओं में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है खेल विधि है। आगे अपन देखते हैं अनुशासन। कई बार बालकों में अनुशासन संबंधी समस्याएं आ जाती हैं कि जैसे गणित तो अनुशासित है, सभी विषय अनुशासित है। गणित में अनुशासन का मतलब क्या हो? स्टेप बाय स्टेप सारा काम चलता है। अगर एक स्टेप छूट गई तो आपकी गणना गलत हो सकती है। तो वो अनुशासन रखना भी जरूरी है जिससे बालकों में समस्या ना हो, बालक भ्रमित या भ्रम की स्थिति में ना हो। फिर आगे बात आती है मितव्ययी। एक अच्छी शिक्षण विधि जो है जन, धन और शक्ति, एक अच्छी शिक्षण विधि जन, धन और शक्ति, इन सब का सही उपयोग करती है, समय का सही उपयोग करती है, वही एक अच्छी शिक्षण विधि कहलाती है। यानी वो कम खर्चीली हो, जिसमें व्यक्तियों की आवश्यकता अधिक ना हो, धन अधिक ना लगे और शक्ति भी अधिक ना लगे, वही क्या कहलाती है? एक अच्छी आदर्श शिक्षण विधि कहलाती है। आगे बात करते हैं व्यक्तिगत ध्यान देने में सहायक। एक आदर्श शिक्षण विधि कब होगी? जब वो शिक्षण विधि बच्चों को इंडिविजुअली ध्यान दे सके, एक बच्चे पर इंडिविजुअल ध्यान दे सके, बच्चे का पर्याप्त मात्रा में उसकी कमियों को उजागर कर सके और उनका उपचार कर सके, तो वही एक अच्छी शिक्षण विधि कहलाती है। फिर है व्यावहारिकता एवं प्रयोगशीलता। एक अच्छी शिक्षण विधि व्यावहारिक हो और प्रायोगिक हो, वो एक आदर्श शिक्षण विधि कहलाती है। कि समाज क्या चाहता है, समाज में व्यावहारिकता क्या है, उन सब चीजों को ध्यान में रखना है कि उनसे बालकों को कोई कठिनाई ना हो। जैसे कि समाज में उपलब्ध सुविधाओं, संसाधनों और स्रोतों, समाज में उपलब्ध संसाधनों, सुविधाओं, स्रोतों की उपलब्धता के आधार पर उस शिक्षण विधि को प्रयोग में करना चाहिए, क्योंकि वो उपलब्ध नहीं होगी तो क्या होगी? शिक्षण में कठिनाई होगी। कठिनाई होगी तो वो शिक्षण विधि आदर्श नहीं हो पाएगी। तो इन सब चीजों को एक आदर्श शिक्षण विधि में ध्यान में रखने की जरूरत है। एक बार अपन दोहरा लेते हैं। आदर्श शिक्षण विधि क्या होगी? जो बालकों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करे। तो जितनी ज्यादा रुचि होगी बालक उतना ज्यादा सीखेगा। आदर्श शिक्षण विधि क्रियाशीलता पर आधारित हो, यानी करके सीखना पर आधारित हो। कैसी हो आदर्श शिक्षण विधि? मनोवैज्ञानिक हो, यानी जो बालकों के स्तर और उनकी मानसिक क्षमता को ध्यान में रखे। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। जिन उद्देश्यों को लेकर शिक्षक ने शिक्षण कार्य करवाया उनकी प्राप्ति सहायक नहीं होगी तो वो आदर्श शिक्षण विधि नहीं कहलाएगी। यदि उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई, तो वो शिक्षण विधि क्या है? आदर्श शिक्षण विधि है। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। आदर्श शिक्षण विधि कौन सी होगी? जो बालक का सर्वांगीण विकास करे, सामाजिक गुणों का विकास करे, उसमें अनुशासन से संबंधित किसी समस्या को ना आने दे, मितव्ययी अर्थात कम खर्चीली हो, व्यक्तिगत ध्यान देने में सहायक हो, यानी प्रत्येक बच्चे का ध्यान दे सके, उसकी कमियों को सुधार सके,
व्यवहारिक हो एवं प्रयोगशील हो, जिसे व्यवहार में लिया जा सके और जिसमें प्रयोगों की प्रधानता हो, ऐसी शिक्षण विधि क्या कहलाती है? आदर्श शिक्षण विधि। आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि आदर्श शिक्षण विधि की विशेषताएं क्या होती हैं। धन्यवाद।